हेलो। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोलॉजी प्लेलिस्ट में। मैं अभिषेक एसपी सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो भी कह लीजिए। उसमें हम लोगों ने कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी सीरीज़ में इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस या उसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन, जिसमें बनते हैं स्पर्म, और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म की संरचना। तो चलिए इस सीरीज़ को हम लोग दोबारा कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, आज का पहला हेडिंग है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हिंदी में कहते हो शुक्राणु जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो वर्ड है वो दो शब्द से मिलके बना है। पहले को कहते हो स्पर्मेटो और दूसरे को कहते हो जेनेसिस। तो स्पर्मेटो वर्ड जो आया है वो आया है स्पर्मेटोगोनिया से। ये कोशिका है जो पाई जाती है कहाँ? टेस्टिस में। इसके पहले लेक्चर में हमने इसके पोजीशन को पढ़ा हुआ है। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण होना। तो कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से कुछ बनेगा, और बनता क्या है? स्पर्म या शुक्राणु। तो जब स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से स्पर्म का निर्माण होता है तो उस क्रिया को कहते हैं हम लोग क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। ये क्रिया कहाँ होती है? टेस्टिस में। तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको? टेस्टिस को। इसको हिंदी में कहते हैं वृषण। मनुष्यों में जो टेस्टिस होता है वो होते कितने हैं? 2। और पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है स्क्रोटम में। और स्क्रोटम का निर्माण कैसे होता है? एब्डोमेन से, इस पेट वाले हिस्से के नीचे से वाले हिस्से से। और कब होता है? गैस्ट्रेशन टाइम पर, गर्भकाल के समय। तो कह रहा है कि जब बेबी का फॉर्मेशन यूट्रस में हो रहा होगा तो उसके एब्डोमेन वाले भाग में आउट पाउचिंग हो जाती है, बाहर की तरफ ग्रो कर जाता है, शरीर से बाहर की तरफ। और जो नई संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रोटम। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले लाइन को कहते हो स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम, जिसके दोनों तरफ 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। और इसी टेस्टिस में होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, जिसके कारण क्या बनते हैं? स्पर्म। तो कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से स्पर्म का निर्माण होता है। यह क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है। यह क्रिया टेस्टिस में होती है। मनुष्यों में टेस्टिस की संख्या 2 होती है, जो स्क्रोटम नामक थैली में बंद होता है। इस स्क्रोटम नामक थैली का निर्माण एब्डोमेन वाले भाग से होता है, जो गर्भकाल के समय बनता है। स्क्रोटम थैली को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है। अब कह रहा है टेस्टिस को ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर काटा जाए तो पहले तो वो ऐसे दिखेगा। तो इसके चारों तरफ एक लेयर होगा। लेयर को हम डॉट डॉट करके से बता दे रहे हैं। उस लेयर को कहोगे क्या? स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस है। फिर टेस्टिस में एक लेयर होगा जिसको कहोगे ट्यूनिका, और ये 2 लेयर में होता है। एक को कहते हो ट्यूनिका एल्बुजिनी, प्लस दूसरा जो लेयर है उसको कहते हो ट्यूनिका वेजाइनेल्स। तो टेस्टिस स्क्रोटम नामक थैली में बंद होता है, जिसमें 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनी तथा ट्यूनिका वेजाइनेल्स कहते हैं। ये छोटे छोटे खंडों में अंदर की तरफ विभाजित होता है। इन छोटे छोटे खंडों को हम लोग कहते क्या हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसकी संख्या कितनी है? 250।
और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 क्या पाए जाएंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक। और अगर कह रहा है 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बाहर निकाल लें तो ये एक क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और कह रहा है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कोशिका को कहते हो स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी कोशिका को कहते हो सेरोटोली सेल। इसमें भी वैसे होगा स्पर्मेटोगोनिया सेरोटोली सेल, इसमें भी होगा स्पर्मेटोगोनिया सेरोटोली सेल। और इसके बीच में कुछ सेल्स होंगे जिसको कहते हो लीडिंग सेल, जिनसे कुछ रिलीज होता है जिसे कहते हो एंड्रोजन। और एंड्रोजन हेल्प करता है किसमें, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन के सिक्रीशन में। और ये हार्मोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, जिससे क्या बनते हैं, स्पर्म। तो शुरू से हम लोग अगर देखें स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से स्पर्म का निर्माण होता है। इस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन कहते हैं। ये क्रिया टेस्टिस में होती है। मनुष्यों में टेस्टिस की संख्या 2 होती है, जो स्क्रोटम नामक थैली में बंद होती है या पाई जाती है। स्क्रोटम का निर्माण एब्डोमेन वाले भाग से होता है, पेट वाले हिस्से से। कब, गर्भकाल के समय। फिर कह रहे हैं एब्डोमेन में जो स्क्रोटम बनता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। उस विभाजित करने वाली रेखा को स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, जिसके दोनों दाएं तथा बाएं भाग में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। फिर कह रहा है टेस्टिस के बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका, जबकि अंदर वाले आवरण को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनल्स, जिसमें छोटे छोटे कोष्ठक या चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिनकी संख्या कितनी होती है, 250। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 कितना, 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अगर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को निकाल लिया जाए तो उनके बीच में क्या पाया जाता है, लीडिंग सेल। उनसे क्या रिलीज होता है, एंड्रोजन, जो क्या स्रावित करता है, किसके स्रावण में सहायता प्रदान करता है, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की, जो हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, जिसके कारण स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से क्या बनते हैं, स्पर्म। और स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका कहाँ पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में बना रहे हैं। देखो मान लो कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया, अब इसको हम पूरा बड़ा बना ले रहे हैं। चलो इसी से बना लो, ये हो गया क्या, और बड़ा कर लो। ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट हम चेक कर ले रहे हैं, परेशान मत होइएगा। चलो दिख रहा है, कट नहीं रहा। इसके अंदर कितने टाइप के सेल हैं, 2। एक को कह रहे हो क्या, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरे को कह रहे हो सेरोटोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया या सेरोटोली सेल। चलो इसको ऐसे अलग कर लो। वो कह रहा है, कह रहा है कि जैसे ही क्या रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन, वैसे ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या लिखते थे, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से क्या बनता है, स्पर्म। तो कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होगा, उस डिवीजन को कहते हो माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में होता क्या है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल। तो जो एक कोशिका है वो कोशिका तो स्पर्मेटोगोनिया ही कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि भविष्य में दोबारा यही क्रिया होनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए। और जबकि दूसरी कोशिका को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
और स्पर्मेटोगोनिया कैसी है? डिप्लॉयड। तो ये भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड। ये भी कैसे होंगे? डिप्लॉयड, द्विगुणित। अब कह रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसमें होता है मियोसिस, तो ये बदल जाता है किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। मियोसिस होने के कारण गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा हैप्लॉइड। अब कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से चेंज होगा किसमें? स्पर्मेटिड्स में। और ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ है? मियोसिस। और ये क्रिया कितने चरणों में पूरी हो रही है? 2। इसलिए इसको कहते हो मियोसिस फर्स्ट, इसको कहते हो मियोसिस सेकेंड। अब क्या होगा? स्पर्मेटिड्स जो होगा वो अपने शेप और साइज में परिवर्तन करेगा और बदल जाएगा किसमें? स्पर्म में। तो जब स्पर्मेटिड्स अपने आकार और संरचना में परिवर्तन करके स्पर्म में बदलता है तो उस क्रिया को कहते हो स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो कई वर्ड हैं, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखो, एक है स्पर्मियोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस। और जैसे ही ये स्पर्म बना, ये पोषण तथा ऊर्जा के लिए कहाँ चला जाएगा? सेर्टोली सेल की तरफ। यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? सेर्टोली सेल की तरफ। क्या करने? न्यूट्रिशन, पोषण ग्रहण करने, जिससे उसको क्या मिलेगी? एनर्जी या ऊर्जा। और जब स्पर्म सेर्टोली सेल की तरफ गति करता है तो उस क्रिया को कहते हैं हम लोग स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। तो 3-4 वर्ड हो गए, कंफ्यूज मत होइएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा? स्पर्मेटिड्स से बनेंगे स्पर्म। जबकि स्पर्मिएशन की क्रिया में क्या होगा? स्पर्म सेर्टोली सेल की तरफ गति करेगा पोषण तथा ऊर्जा के लिए। तो इस प्रकार क्या बनते हैं? स्पर्म। और इस क्रिया को ही कहते हो क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सीधे सीधे अब अगर इतना लिखे बनाने के बाद लिखोगे कैसे? तो लिखोगे शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से क्या बनता है? स्पर्म। यह क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जो कहाँ होती है? टेस्टिस में। मनुष्यों में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2, जो स्क्रोटम नामक थैली में पाए जाते हैं, जिसका निर्माण एब्डोमेन वाले भाग से होता है और यह गर्भकाल के समय बनता है। स्क्रोटम को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, जिसके दाएं तथा बाएं भाग में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस कहाँ बंद है? स्क्रोटम में, जिसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनी, तथा अंदर वाले आवरण को क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट या चेंबर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसकी संख्या कितनी होती है? 250, जिसके अंदर 1 से 3 क्या पाए जाते हैं? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। एक सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया तथा सेर्टोली सेल, जिनके बीच में क्या पाए जाते हैं? लीडिंग सेल, जिससे क्या रिलीज होता है? एंड्रोजन। और वो हेल्प करता है किसमें? टेस्टोस्टेरोन के स्राव में, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया मुख्यतः टेस्टिस के सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स वाले भाग में होती है, क्योंकि इस भाग में क्या पाया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया नामक कोशिका। जैसे ही टेस्टिस से क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक, जिसके कारण 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसे स्पर्मेटोगोनिया तथा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स, हाँ ठीक है। ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? डिप्लॉयड। ये पुरानी स्पर्मेटोगोनिया पुरानी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि भविष्य में ये क्रिया होनी है। जबकि कह रहा है कि दूसरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की कोशिका बदल जाती है किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन की क्रिया होती है, जिसमें मियोसिस सेकेंड की क्रिया होने पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं, जो अपने आकार तथा संरचना में परिवर्तन करके स्पर्म में बदल जाते हैं। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं,
और यह स्पर्म पोषण तथा ऊर्जा के लिए सेटोली सेल की तरफ गति करता है, जिससे क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। और जबकि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में एक बार में कितने स्पर्म बनते हैं, तो लिख सकते हो कितना, 3 मिलियन या 30 लाख। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं क्या पढ़ा जा रहा है। समझ में आ रहा होगा। चलो मिटा रहा, देखो, चलो मिटा रहे हैं इसको। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। कल का लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा, उसको भी देखिएगा। देखो, चलो इसको भी हटा ही लो, इसे लिख लिया जाएगा। देखो, कह रहा है जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि अपने आप प्रारंभ हो गया स्टार्ट हो गया। उसके लिए हम लोगों को कुछ हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे बॉडी में ही रिलीज होते हैं, जो बहुत सीधे सीधे कह सकते हो जिसके बगैर स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकता। तो चलो उसको समझते हैं। तो कह रहा है ह्यूमन जो है हायर एनिमल है, मतलब उच्च वर्ग का प्राणी है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, ब्रेन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। वैसे ही कह रहा है ह्यूमन में क्या पाया जाता है, ब्रेन। तो थोड़ा सा हम रफ यूज इसको बना ले रहे हैं ऐसे समझने के लिए। जब फर्स्ट ईयर मतलब 11th एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम लोग, तो उसको हम लोग डिटेल में देखा जाएगा ये सब। चलो, तो इसको मान लो ऐसे थोड़ा सा, ऐसे मान लो, ठीक है ना। देखो, कह रहा है ब्रेन को अगर हम ऐसे डिवाइड कर दे 2 इक्वल पार्ट में, तो ऊपर वाले हिस्से को, मतलब इतने हिस्से को हम लोग कहते हैं डाई इन सेफ्लान। क्या कहते हो, डाइनसेफ्लान। और जबकि इस नीचे वाले हिस्से को, इतने को कहते हो ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हो, ऊपर वाले हिस्से को कह रहे हो डाइनसेफ्लान और नीचे वाले हिस्से को कह रहे हो ब्रेन स्टेम। अब कह रहा हूं ऊपर वाले हिस्से को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर लें ऐसे। तो कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है और कुछ हिस्सा यहाँ है। तो ऊपर वाले हिस्से को, इस हिस्से को, इसको कहते हो इपीथैलमस। कट नहीं रहा होगा, हाँ आ ही रहा होगा। इस हिस्से को कहते हो थैलमस और इस हिस्से को कहते हो हाइपोथैलमस। और हमको इसी का काम है। तो कह रहा है हाइपोथैलमस वाले हिस्से में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड को क्या कहते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कह रहा है जब क्या हो रहा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होना होगा, तो हाइपोथैलेमस वाले भाग से एक हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन को हम लोग कहते क्या है, GnRH हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस वाले भाग से क्या रिलीज हो रहा है, GnRH, पूरा लिखते हो गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस अब समझ रहे हो कहाँ है,
वाले भाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH हार्मोन। ये रिलीज होके कहाँ आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड तक, पिट्यूटरी ग्लैंड तक। और ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कितने पार्ट में डिवाइड है? 2। तो ये ब्रेन शरीर के पीछे का हिस्सा है, तो पीछे वाले हिस्से को कहते हो पोस्टीरियर। क्या कहते हो? पोस्टीरियर। और आगे वाले हिस्से को, चेहरे की तरफ जो होता है, उसको कहते हो एंटीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग क्या? FSH तथा LH। FSH को पूरा लिखते हो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जबकि LH को कहते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सीधे सीधे कैसे लिख रहा हूं? मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? GnRH हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीज होके कहाँ आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है? FSH हार्मोन और LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जिसको कहते हो, की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे? टेस्टिस में, जिसके कारण LH हार्मोन और FSH हार्मोन और LH हार्मोन टेस्टिस में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उस पर कार्य करेंगे। तो जो FSH हार्मोन है वो काम करता है किस पे? सेरोटोली सेल पे, सेरोटोली सेल पे। और ये हेल्प करता है किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस में। और स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या था? स्पर्मैटिड्स से क्या बनते थे? स्पर्म, जो अपने किसमें? शेप एंड साइज में परिवर्तन कर लेता था। तो अगर कहेगा स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? FSH। और वो कह रहा है कि क्या बोलते हैं, कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। या सीधे सीधे पूछ ले स्पर्मियोजेनेसिस में कौन हेल्प करता है? तो FSH। दूसरा LH हार्मोन कार्य करता है किस पे? लीडिंग सेल पे, जिससे एंड्रोजन रिलीज होता है, जो हेल्प करता है किसमें? टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन में। और टेस्टोस्टेरॉन किस में हेल्प करता है? स्पर्मैटोजेनेसिस में। तो ये रहा आज का टॉपिक। इसमें क्या लिखोगे? सीधे सीधे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से स्पर्म का निर्माण होता है। ये क्रिया टेस्टिस के स्पर्म किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नामक कोशिका में होती है। इन सभी क्रियाओं को कुछ हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, जिसमें सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग से GnRH नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। यह स्रावित होता है जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसे FSH तथा LH हार्मोन कहते हैं। और अगर पूछ ले पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस वाले भाग में। फिर कह रहा है FSH हार्मोन और LH हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया के द्वारा टेस्टिस में पहुंचते हैं, जिसके कारण FSH हार्मोन सेरोटोली सेल पर कार्य करता है, जिससे स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसमें स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनते हैं, जिसमें स्पर्मेटिड्स अपने आकार और संरचना में परिवर्तन करके स्पर्म में बदल जाता है। जबकि LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल पर कार्य करता है, जो एंड्रोजन के स्रावण में सहायता प्रदान करता है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो समझ में आ रहा होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।